कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं बोला, ये सब बातें तो तब की है जब कोई गर्लफ्रेंड होती, जब गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो फिर ये सब बात करने का मतलब ही क्या है। मेरी बात सुनकर रिया फिर हंसने लगी और मेरी बात का मजा लेते हुए कहने लगी, चलो कुछ देर के लिए मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड मान लो। मैं बोला, ये कोई मजाक की बात नहीं है। रिया बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही, मैं सच में ही बोल रही हूँ। रिया की बात सुनकर मेरे जज्बात जो अभी तक सोए हुए थे जागने लगे थे, लेकिन मैंने मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को संभाला और उससे कहा, यदि तुम सच भी बोल रही हो तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी 3 बहनों के साथ यहाँ आया हूँ और तुम्हारा भाई भी यही है। ऐसे में हम कुछ करना भी चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। रिया बोली, तुम भी अजीब तरह के लड़के हो। एक लड़की तुम्हें खुला आमंत्रण दे रही है और तुम हो कि अपनी बहनों के बारे में सोच रहे हो। मैं बोला, सोचना पड़ता है। मेरी एक गलत हरकत मुझे उनकी नजरों में जीवन भर के लिए गिरा सकती है या फिर उन्हें गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है। मेरी बात सुनकर रिया मुझे गौर से देखने लगी और फिर अपनी बात पलटते हुए उसने कहा, अरे मैं तो मजाक ही कर रही थी, लेकिन इस मजाक से ये तो पता चल गया कि तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो जो मौका मिलते ही चौका मारने से पीछे नहीं हटते। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज तक किसी लड़की की नजर तुम पर क्यों नहीं पड़ी। मैं बोला, ऐसी बात नहीं है। कई लड़कियों की नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। रिया बोली, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद आती है? मैंने कहा, तुम्हारी तरह की। रिया बोली, लेकिन मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, गर्लफ्रेंड तो छोटी होना चाहिए। मैं बोला, जब कोई अच्छा लगता है तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। रिया ने कहा, लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो। मैं बोला, शायद। रिया बोली, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं कुछ दिन के लिए ही यहाँ आई हूँ और कुछ दिन बाद वापस अपने घर चली जाऊंगी। फिर ऐसे में मुझे पसंद करने से तुम्हें क्या फायदा, और फिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मैंने कहा, जब कोई अच्छा लगता है तो ये सोचकर अच्छा नहीं लगता कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, बल्कि जब कोई अच्छा लगता है तो वो बिना कुछ सोचे दिल को भा जाता है। रिया बोली, तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि मैं कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती? मैंने कहा, मैं इसकी वजह जानता हूँ। मेरी बात सुनकर रिया सन्ना रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या वजह है? मैं बोला, क्योंकि तुम और राज एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। मेरी इस बात को सुनकर रिया को झटका सा लगा और उसने मुझ पर गुस्से में भड़कते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो ही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। मेरी इस बात को सुनकर रिया ने कुछ नरम होते हुए मुझसे कहा, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझसे इतनी वाहियात बात कह रहे हो? मैं बोला, कल मैंने तुम्हें और राज को पार्क में वो सब करते देखा जो एक भाई बहन कभी नहीं करते। मेरी बात सुनकर रिया का चेहरा शर्म से झुक गया। वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी और वहीं पर एक चट्टान के ऊपर बैठ गई। मुझसे उसका इस तरह शर्मिंदा होना नहीं देखा गया और मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसके पास बैठते हुए कहा, देखो ये बात मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बताई, बल्कि इसलिए बताई है कि ये सब जानने के बाद भी तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने जब तुम्हें ये सब करते देखा था तब ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन तब मैं समझता था कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। मगर जब नितिका के घर मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चला कि तुम दोनों भाई बहन हो। तब मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ। मेरी बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी।
मैं उसे चुप करने की कोशिश करता रहा, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उसका रोना रुक गया और जब मैंने देखा कि वो पूरी तरह से सामान्य हो गई है, तो मैंने उससे कहा, देखो तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो इसे भूल जाओ, लेकिन अपने आप को इस तरह दुखी मत करो, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। अब तक रिया भी अपने आप को संभाल चुकी थी। उसने मेरी इस बात के जवाब में उल्टे मेरे से ही सवाल करते हुए कहा, मेरे बारे में ये बात जानते हुए भी मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। इसका तो सीधा सा मतलब ये ही हुआ कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। मैं बोला, शरीर से सिर्फ भूख मिटाई जा सकती है, प्यार नहीं किया जा सकता। यदि मुझे अपनी भूख ही मिटाना होती तो उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर चाहता तो तुम अपने आप को खुद मेरी बाहों में सौंप देती, फिर मैं जो चाहता वो तुम्हारे साथ कर सकता था। मेरी बात सुनकर रिया को एहसास हुआ कि मैं सच ही कह रहा हूँ, क्योंकि उसने खुद ही मुझसे कहा था कि कुछ देर के लिए तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो। ये बात उसने मजाक में नहीं बल्कि सच में कही थी और इसकी सच्चाई वो खुद भी जानती थी। इसलिए उसने मुझसे कहा, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि राज के साथ मेरे ये संबंध क्यों बने? मैं बोला, जानना तो चाहता हूँ, मगर सिर्फ इसलिए कि ऐसे संबंध बनाने का कारण जानना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कोई सफाई चाहिए हो। मेरी बात सुनकर रिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे निमी और नितिका आते हुए दिखाई दिए और उसने मुझसे कहा, निमी और नितिका आ रहे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक निमी और नितिका पास आ चुकी थी। हमें बैठा देखकर नितिका ने कहा, अरे आप लोग यहीं बैठे हो और हम लोग कहाँ कहाँ घूम कर आ गए। मैं बोला, रिया को कहीं जाना ही नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं बैठकर बातें करने लगे। लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? क्या अभी तक कोई वापस नहीं आया? नितिका बोली, कमल और अमी तो वो पीछे आ रहे हैं। हाँ, कीर्ति और राज शायद ज्यादा दूर निकल गए हैं। मैं बोला, ठीक है, आप कीर्ति को कॉल करके वापस आने को बोलो, तब तक मैं मेहुल को कॉल कर देता हूँ। ये सुनकर नितिका कीर्ति को कॉल करने लगती है और मैं मेहुल को कॉल करके वापस आने को बोलता हूँ। कुछ देर बाद मेहुल और शिल्पा आ जाते हैं, मगर कीर्ति और राज का कोई पता नहीं रहता। मैं नितिका से फिर से उन्हें कॉल लगाने को कहता हूँ, तो नितिका कीर्ति को और रिया राज को कॉल लगाने लगती है, मगर तभी हमें कीर्ति और राज एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए नजर आ जाते हैं। राज और कीर्ति को ऐसे देखकर मुझे कीर्ति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबके सामने मैं अपने गुस्से को छिपाते हुए सबसे कैंप में चलने के लिए बोलता हूँ और मैं भी उठकर उस तरफ चल देता हूँ। सब लोग कैंप में पहुंचकर कुछ देर आराम से बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। कुछ देर यूँ बातें करते रहने के बाद मेहुल ने सबसे कहा, जो यहाँ पर नहाने के लिए कपड़े लेकर आया है वो मेरे साथ चले, और जो कपड़े नहीं लाया है वो चाहे तो यहीं रुके या फिर हम लोगों को नहाते देखने के लिए साथ चल चले। मेहुल की बात सुनकर कीर्ति और राज को छोड़कर सभी अपने कपड़े निकालने लगते हैं, लेकिन राज और कीर्ति अपने कपड़े नहीं निकल रहे थे। उन्हें इस तरह बैठ देखकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम लोग नहाने के लिए अपने कपड़े नहीं लाए हो? कीर्ति बोली, मैं तो कपड़े लाई हूँ, लेकिन राज अपने कपड़े नहीं लाया है, इसलिए मैं राज का साथ देने के लिए यहीं रुक रही हूँ। कीर्ति की बात सुनकर मुझे उस पर फिर से बहुत गुस्सा आया, मगर इस बार भी मुझे अपना गुस्सा पीना पड़ गया और मैं चुपचाप अपने कपड़े निकालने लगा। जब सबने अपने कपड़े निकाल लिए तो रिया ने कहा, अब सब लड़के बाहर जाओ, हम कपड़े बदल कर आते हैं। रिया की बात सुनकर सभी लड़के बाहर आ गए और अपने कपड़े बदलने लगे। कुछ देर बाद सारी लड़कियां अपने अपने स्विमिंग सूट पहनकर बाहर आ गयी। सभी लड़कियां स्विमिंग सूट में कमाल की लग रही थी, लेकिन मेरी नजर तो सिर्फ रिया की तरफ ही थी। वहीं रिया मेरी ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और धीरे से मेरे कान में कहा, अपने आप को संभालो, सब तुम्हारी ही तरफ देख रहे हैं।
उसकी बात सुनकर मैंने अमी निमी का हाथ पकड़ा और उन्हें झरने की तरफ ले जाने लगा। तभी निमी के दूसरी तरफ नितिका आ गई और उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। शायद वो मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी देखा देखी रिया भी आ गई और उसने अमी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब हम पांचों साथ साथ झरने के पानी में उतरे। मेहुल तो शिल्पा के साथ पानी में मस्ती करने में लगा हुआ था और ये दृश्य देखकर सबको आनंद आ रहा था। कुछ देर सब स्विमिंग करते रहे। फिर अमी बोली, भैया मुझे स्विमिंग सीखना है। फिर मैंने उसे अपने दोनों हाथों का सहारा दिया और उसे हाथ पैर चलाने को कहा, और जब वो हाथ पैर चलाने लगती तो मैं उसके नीचे से हाथ अलग कर देता, मगर मेरे हाथ अलग करते ही वो हाथ पैर चलाना बंद कर देती और बुकबुकाने लगती। तब रिया बोली, देखो अमी, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर तुम मेरे जैसा करना। ये कहकर रिया ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैंने उसे अपने दोनों हाथों पे ले लिया। अब वो अमी को हाथ पैर चलाना बता रही थी। फिर वो अमी से बोलती है, अब तुम चलाओ हाथ पैर, और जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तब तुम बोल देना, तो हम छोड़ देंगे। ये कहकर वो फिर से अमी को हाथों में लेने को बोलती है, तो मैं फिर उसे अपने हाथों में ले लेता हूँ और वो फिर से हाथ पैर चलाने लगती है। उधर निमी भी अमी के जैसे स्विमिंग सीखने की जिद करती है, तो कमल और नितिका उसे दूसरी तरफ ले जाकर इसी तरह सिखाने लगते हैं। फिर मैं अपना ध्यान बटाने के लिए अमी से बतियाने लगता हूँ। तब रिया अमी से बोलती है, अब स्विमिंग बहुत हो गई, अब मैं तुम्हें पानी में डुबकी लगाकर दिखाती हूँ। ये कहकर वो अमी को हमसे थोड़ा दूर खड़ा कर देती है और कहती है, देखना मैं कितनी देर पानी के अंदर रहती हूँ। फिर एकदम से वो पानी में डुबकी लगा लेती है। कुछ देर बाद रिया अमी से कहती है, अब तुम टाइम देखो कि मैं कितनी देर तक पानी में रहती हूँ, और मुझसे कहती है, तुम पानी के अंदर मेरा हाथ पकड़े रहना। ये कहकर वो फिर पानी में घुस जाती है। ये सिलसिला लगभग 3 मिनट चलता है और फिर वो पानी से निकलती है। अमी कहती है, अभी 3 मिनट हुए हैं। वो तेज तेज सांसें खींचती है और बोलती है, अब की बार कम से कम 5 मिनट होगा, और वो फिर से पानी के अंदर घुस जाती है। रिया अपने को शांत करते हुए अमी से पूछती है, अब कितना टाइम हुआ है? अमी बोली, पूरे 6 मिनट हो गए हैं। इसके बाद अमी ने कहा, भैया अब भूख लग रही है। मैं बोला, ठीक है चलो अब कपड़े पहन लो, फिर हम खाना खाते हैं। ये कहकर मैंने मेहुल और नितिका लोगों को भी पानी से बाहर निकलने को बोला और फिर सब वापस कैंप पर आ गए। कैंप में कीर्ति और राज नहीं थे। ये देखकर मैं कीर्ति के बारे में सोचने लगा कि आखिर ये राज के साथ क्यों है। सबने कपड़े पहने और फिर खाने की तैयारी करने लगे, मगर अब मेरा मूड कुछ भी खाने का नहीं था। मैं रिया से बोला, ये राज और कीर्ति कहाँ निकल गए? रिया बोली, जाएंगे कहाँ होंगे, यहीं कहीं, या फिर अकेले में बातें कर रहे होंगे। रिया की बात सुनकर मुझे झटका लगा और डर भी लग रहा था कि कहीं अकेले में ये दोनों कोई हरकत ना कर रहे हों। अब मुझे वहाँ रुकना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने रिया से कहा, उन्हें कॉल करो कि सब खाने के लिए उनका वेट कर रहे हैं। रिया शायद मेरे डर को समझ रही थी। वो बोली, डरते क्यों हो, वो बातें कर रहे होंगे, बातें पूरी होते ही वो खुद ही यहाँ आ जाएंगे। तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो, उनको भी कुछ देर बातें करने दो, आखिर हम एंजॉय करने ही तो यहाँ आए हैं ना। मैं कुछ नहीं बोला, मगर तभी मेहुल आ गया। उसने कीर्ति और राज को पूछा, और जब उसे पता चला कि वो यहाँ कहीं नहीं है, तो उसने कीर्ति को कॉल किया और उसे वापस आने को कहा। लगभग 10 मिनट के बाद कीर्ति और राज आ गए। फिर सबने खाना खाया और फिर सब उसके बाद घर के लिए निकले। इस बीच रिया ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और रात कॉल करने को कहा। लौटते समय सबके चेहरे पर रौनक थी, सिवाय मेरे और नितिका को छोड़कर। मैं तो आज की कीर्ति की हरकतों की वजह से परेशान था कि वो राज को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही थी। वहीं नितिका को इस बात का दुख था
कि उसे मेरे साथ जरा भी समय बिताने का मौका नहीं मिला और इसके लिए वो रिया को दोषी मान रही थी। मुझे नितिका के साथ पूरी सहानुभूति थी, मगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं तो रिया को पसंद कर रहा था। खैर मेहुल तो अपनी बाइक से आया था तो वो अपनी बाइक से ही घर निकल गया था। हम लोगों ने नितिका लोगों को उनके घर छोड़ा और फिर हम अपने घर आ गए। घर आते ही अम्मी निमी दौड़कर छोटी माँ के पास गई और उन्हें अपनी पिकनिक की बातें बताने लगी। कीर्ति भी वहीं थी। मैं उन सबको उधर ही छोड़कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैं लेट गया और आज कीर्ति के राज के साथ घूमने की बात सोचने लगा। ये सोचते सोचते मेरा दिमाग फटने लगा और फिर मैं सो गया। शाम को 7 बजे कीर्ति ने आकर मुझे जगाया। मैंने कीर्ति को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, जिससे मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। मैं उससे बिना कुछ बोले मुंह हाथ धोने चला गया। मैं सोच रहा था कि मेरे ऐसा करने से वो मेरे कमरे से चली जाएगी, पर जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस आया तो वो कमरे में ही बैठी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझसे उसका ये मुस्कुराना नहीं देखा गया और मैं उससे बिना कुछ नहीं बोले तैयार होता रहा और फिर तैयार होने के बाद उसे अपने ही कमरे में छोड़कर नीचे आ गया। नीचे आकर मैंने छोटी माँ से कहा कि मैं मेहुल के घर जा रहा हूँ और खाना भी वहीं खाकर आऊंगा। फिर मैं अपनी बाइक उठाकर मेहुल के घर चला गया। मेहुल के घर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो दरवाजा मेहुल के पापा ने खोला। मैं बोला, नमस्ते अंकल जी। अंकल बोले, नमस्ते पुन्नू बेटा, आओ अंदर आओ, मेहुल अपने कमरे में ही है। मैंने अंदर जाकर आंटी को नमस्ते किया। आंटी बोली, आज इतने समय कैसे आ गया, सब ठीक तो है ना? मैं बोला, आंटी सब ठीक है, मैं बस मेहुल से मिलने आया हूँ और अब खाना खाकर ही जाऊंगा। आंटी बोली, ठीक है, तू मेहुल के पास बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मैं बोला, जी आंटी। ये कहकर मैं मेहुल के कमरे की तरफ जाने लगा, तभी अंकल ने मुझे रोक लिया। अंकल बोले, पुन्नू बेटा कभी हमारे पास भी बैठ लिया करो, तुम तो बस अपनी आंटी और मेहुल से मिलकर ही चले जाते हो, जैसे हम तुम्हारे कुछ लगते ही ना हो। मैं अंकल के पास बैठते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं ज्यादातर दिन में ही आता हूँ और आप उस टाइम ऑफिस में ही रहते हैं। आज शाम को आया हूँ तो आपसे मिल पाया हूँ। अंकल बोले, बात तो तुम्हारी सही है, पर कभी कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो, हम भी तो तुम्हें मेहुल से कम प्यार नहीं करते। मैं बोला, ठीक है अंकल, आगे से ध्यान रखूंगा। तभी आंटी चाय देकर चली गई और मैं अंकल के साथ चाय पीने लगा। अंकल बोले, बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, पर वो बात मैं घर में करना नहीं चाहता, क्या तुम कल ऑफिस आ सकते हो? मैं बोला, जी अंकल आ जाऊंगा। अंकल बोले, ठीक है, अब तुम मेहुल के पास जाकर बैठो। तब तक मेरी चाय भी खत्म हो चुकी थी और मैं उठकर मेहुल के कमरे में चला गया। मेहुल बेड पर आराम से लेटा मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वो शिल्पा से बात कर रहा है। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं बिना कुछ कहे उसके पास ही लेट गया और उसकी बातें सुनने लगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।